Welcome to my series, in which I will be talking about previous year question asked in your theory examination. In this series, I will be talking about long questions, short notes, and various topics which has been asked multiple number of times in your university examination. So this series will be important for your theory examinations. So पहला क्वेश्चन जो कि काफी बार आपके थ्योरी एग्जामिनेशन में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है वो है, उसमें क्या पूछते हैं सबसे पहले, द एग्जामिनर आस्क यू टू डिफाइन आउटब्रेक, देन उसके बाद दे आस्क यू द स्टेप्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक और आउटब्रेक। एक क्लिनिकल सिनेरियो आपको दे देंगे, फिर उसके बाद उसको पूछेंगे एक कि आपको उस डिजीज का सर्टेन आउटब्रेक या एपिडेमिक कैसे आप इन्वेस्टिगेट करोगे इफ यू आर वर्किंग इन द फील्ड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आउटब्रेक की डेफिनेशन। तो एक सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ। वो है, आउटब्रेक इज एन एपिडेमिक विच इज लोकलाइज्ड एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ आउटब्रेक। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किसी आउटब्रेक या एपिडेमिक को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप इन एनी इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक और आउटब्रेक इज वेरिफिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस। तो देखो, सुनी सुनाई बातों पे हमको भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहावत है ना कि हमको सुनी सुनाई बातों पे सबसे पहले आप फैक्ट जान लो। तो मान लो जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटी को पता चला कि कहीं पे किसी पर्टिकुलर इलनेस के केस बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप वहां पे जाओगे, उन केसेस को असेस करोगे और वेरीफाई करोगे कि उन सबको वही डिजीज पर्टिकुलर इलनेस है कि नहीं, बाय वेरीफाइंग द डिजीज डायग्नोसिस। वो आप कैसे करोगे? मान लो जैसे आप लेबोरेटरी के थ्रू कर सकते हो या आप क्लिनिकली एग्जामिन कर सकते हो। अच्छा, सपोज करो द आउटब्रेक इज वेरी लार्ज इन द मैग्नीट्यूड, मतलब काफी सारे लोग उस डिजीज या उस पर्टिकुलर इलनेस से बीमार पड़ रहे हैं। तो आप सबका तो डायग्नोसिस नहीं करोगे, आप सबको तो एग्जामिन नहीं कर सकते हो, इसमें आपका काफी टाइम जाएगा। तो उसका सिंपल तरीका क्या हो सकता है? यू टेक एटलीस्ट 15 to 20% ऑफ द केसेस ऑफ दैट इलनेस एंड देन यू डायग्नोज देम। और आप ये नहीं वेट करोगे, मान लो उसका डायग्नोसिस का ब्लड रिपोर्ट उसका आ रहा है 3 दिन में, 4 दिन में, तब तक आप वेट नहीं करोगे। आप एक वर्किंग क्लिनिकल केस डेफिनेशन बनाओगे और उस डेफिनेशन से देखोगे कि ये सारे केस उस क्लिनिकल केस डेफिनेशन में फिट हो रहे हैं कि नहीं। सो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी epidemic investigation. So what is the first step? Verification of the diagnosis. Now second to coming to confirmation of epidemic. अब हमको पता है epidemic की definition क्या है? Increase in the frequency or number of cases more than the, आ जाओ third step पे, which is defining the population which is at risk of getting the illness. अब आपको सबसे पहले पता करना है कि कितने सारे लोग उस एरिया में उस पर्टिकुलर इलनेस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो आपको पॉपुलेशन डिफाइन करनी है एट रिस्क, कौन कौन उस बीमारी से बीमार पड़ सकते हैं, जिनको तकलीफ हो सकती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहला काम करोगे, उस एरिया का मैप निकालोगे। ऑब्टेनिंग फर्स्ट स्टेप इन defining the population at risk is obtaining the map of the area and dividing the area with natural landmark. Now next step is rapid search for all known cases. अब जो भी known cases होंगे कम्युनिटी में, हमको वो एक एक करके सर्च करने हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है, जैसे कि उनके सोशियो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि एज, सेक्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, या उनकी फूड हिस्ट्री, उनकी इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री। ये सब हमको एक एपिडेमियोलॉजिकल शीट में नोट डाउन करनी है। और साथ ही साथ उनका मेडिकल सर्वे भी करवाना है, जिसमें कि लेबोरेटरी टेस्ट और क्लिनिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड होंगे। अगला स्टेप है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस हम करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। टाइम का मतलब हो गया कि ये सारे केसेस हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे तो नहीं हुए हैं पीछे जाके। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि हम प्लेस की काफी सारे केस कहीं किसी एक जगह, तो किसी उस मैप पे जो स्पॉट मैप हमने बनाया है, क्लस्टर तो नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे तो लोकेटेड नहीं है। तीसरी चीज, हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पता करेंगे उन केसेस में, पर्सन की, मतलब कि उनमें कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं है कि केसेस में आपस में कॉमन। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब ये जो हमने इतना सारा डेटा कलेक्ट किया है और एनालाइज किया है, उसके बेसिस पे हम फॉर्मुलेट करेंगे अपनी हाइपोथेसिस थ्रू डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, विच इज केस सीरीज, केस रिपोर्ट और लाइन लिस्टिंग। उसमें हम क्या फॉर्मुलेशन में करेंगे कि इसका एजेंट क्या है डिजीज का, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन या रिजर्वॉयर है तो नहीं, कम्युनिटी में कहीं प्रेजेंट तो नहीं है। तीसरा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। चौथा, ससेप्टेबल कौन कौन से हैं, कौन कौन से पर्सन इस डिजीज को लेके, पर्टिकुलर डिजीज को लेके, और उसके इन सारी इंफॉर्मेशन को करते हुए हम फॉर्मुलेट करेंगे अपनी एक हाइपोथेसिस।
अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो कि है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हमने फॉर्मुलेट कर लिया हाइपोथेसिस बाय डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, और टेस्टिंग हम करेंगे बाय एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। और दो मोस्ट कॉमन एपिडेमियोलॉजिकल एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज विच वी यूज फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन आउटब्रेक और एपिडेमिक आर, फर्स्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी एंड सेकंड वन इज केस कंट्रोल कोहोर्ट स्टडी। और दोनों हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में यूज करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी हम तब यूज करते हैं व्हेन वी हैव अ फिक्स्ड पॉपुलेशन, कि वो पॉपुलेशन, उस फिक्स्ड पॉपुलेशन को हम कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर वैसी पॉपुलेशन हमारी नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है एक फिक्स्ड पॉपुलेशन होना किसी भी कम्युनिटी में, तो ज्यादातर टाइम हम केस कंट्रोल स्टडी ही करते हैं। तो इफ in the option both these options are there, if in MCQ both these options are there, then you should always mark case control study. Now coming to evaluate next step, which is evaluation of ecological factors. After collecting information about at-risk population and the cases, we now look at the environmental factors present in the community, कि मतलब कोई वहां कोई ऐसा रिजर्वायर तो नहीं है जहां पे पर्टिकुलर एक्सपोजर हो सकता है पैथोजन का केसेस को या पॉपुलेशन को, वो हमको सर्च करना होता है। जैसे वाटर बॉडी हो सकती है कोई कॉमन जहां से वाटर सप्लाई हो रही है कम्युनिटी को, या मिल्क डेयरी हो सकती है कि जहां से मिल्क प्रोडक्ट पूरी कम्युनिटी को सप्लाई हो रहा है। तो आपको ये इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी देखना है आफ्टर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम केसेस एंड एट पॉपुलेशन एट रिस्क। नाइन्थ स्टेप होता है फर्दर वी हैव टू गो बैक टू द पॉपुलेशन एट रिस्क एंड फर्दर इवेल्युएट द पॉपुलेशन बाय मल्टीपल सर्वेज। वो फिजिकल सर्वे भी हो सकता है, सीरोलॉजिकल सर्वे भी हो सकता है। दोबारा से हमको एक लोग देना पड़ता है, देना चाहिए जो पॉपुलेशन एट रिस्क होती है उसको। और फिर लास्ट स्टेप होता है राइटिंग द रिपोर्ट। रिपोर्ट आपको फाइनल रिपोर्ट अपनी लिखनी है about the information which you have analyzed, and you have formulated the hypothesis, and you have also confirmed the hypothesis by testing of it through epidemiological analytical epidemiological studies। अब रिपोर्ट में क्या क्या सेक्शन होते हैं? रिपोर्ट में बैकग्राउंड दोगे आप उस इलनेस का, या उस इलनेस का पहला केस कहाँ पे हुआ कम्युनिटी का, उसके बारे में ब्रीफ बैकग्राउंड रहता है बैकग्राउंड सेक्शन में। फिर आता है हिस्टोरिकल डेटा, आपके पास जो प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा हो उस इलनेस का। फिर आती है आपकी मेथोडोलॉजी, आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन केसेस पे किया, रिस्क उसका कैसे देखा, इलनेस का, पॉपुलेशन एट रिस्क आपने कैसे देखी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे उसके बारे में, ये आप लिखोगे मेथोडोलॉजी में। फिर आओगे आप डेटा एनालिसिस पे, कि आपने उस जो आपका डेटा हुआ उसको एनालाइज कैसे किया। और फिर लास्ट में आप लिखोगे आपका कंक्लूजन, और कि आपका प्रिवेंटिव मेजर्स और कंट्रोल मेजर्स क्या क्या होने चाहिए इस पर्टिकुलर आउटब्रेक या इलनेस के लिए। तो दीज आर द 10 स्टेप यू शुड रिमेंबर फॉर योर थ्योरी एग्जामिनेशन एंड फॉर योर एमसीक्यू ऑल्सो, बिकॉज एमसीक्यू में आ सकता है कि स्टेप्स फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक इंक्लूड, और आपको ये सारे ऑप्शन देके पूछ सकता है कि कौन कौन से इसमें स्टेप होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन की, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन अपने आप में एक बहुत ही यूनिक इन्वेस्टिगेशन है। ये अदर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज से अलग होता है। कैसे? सबसे पहले तो ये हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव होता है। आप क्योंकि आउटब्रेक हो चुका है, आप कम्युनिटी में जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि इट इज ऑलवेज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। सेकेंड, आपको याद रखना है कि वहां पे लोग डरे हुए होते हैं। हमेशा जब भी कोई डिजीज का आउटब्रेक होता है तो उसके अगल बगल की कम्युनिटी होती है तो वो बहुत डर जाती है। इसीलिए आपको अपने काम को बहुत सीरियसली लेना होता है और प्रॉपर रिपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। और तीसरी चीज होती है कि आपको इन्वेस्टिगेशन जो है आपको बहुत क्विक करनी होती है। आप वेट नहीं कर सकते हो कि आप ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक करने के लिए आप वो पूरा महीना लोगे, फिर उसके बाद पूरा साल लोगे, इतना आपके पास टाइम नहीं रहता है। आपको एक वर्किंग अपना जो रिपोर्ट होता है वो विद इन फ्यू डेज सबमिट करना होता है, क्योंकि क्विकली इस पे जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं वो आउटब्रेक पे लेने होते हैं, तो आपको इमीडिएटली सबमिट करना होता है। फिर उसके बाद एक उस पे आप अपनी खुद की एक एपिडेमियोलॉजिकल सिस्टमिक स्टडी बाद में कर सकते हो, लेकिन आपको एक वर्किंग स्टडी करके विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सबमिट करनी होती है अथॉरिटीज को। तो ये तीन चीज आप ध्यान रखना। एक तो सबसे पहले क्या रेट्रोस्पेक्टिव नेचर होता है इस चीज का, दूसरा पॉपुलेशन डरी होती है तो आपको सही रिपोर्ट भेजनी होती है, और तीसरी चीज आपको रिपोर्ट जो है अपनी क्विक भेजनी होती है। आप उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हो। थैंक यू।